हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं कक्षा 12 की बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की रामबाण सीरीज, जिसमें मैं बहुकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं। लेकिन ये बहुकल्पी प्रश्न आपके लिए एक रामबाण साबित होंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न आप करने में सक्षम हो जाएंगे। साथ में हम डिस्क्रिप्शन यानी आपका व्याख्या करेंगे, ताकि समझ सके कि आखिर इसका विकल्प अगर ये है तो क्यों है। तो इसी प्रकार हम ये अनवरत रूप से ये श्रृंखलाएं आपको भेजते रहेंगे। यदि हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद उसको वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप अन्य लोगों का भी लाभ करा सकें। तो आइए चलते हैं। पहला ही पाठ आप में जो है कक्षा 12 में जो पाठ 1 है, या हम कह सकते हैं इकाई 1 जो है, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, उस फर्स्ट इकाई में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मतलब हम कहेंगे ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, उसका वर्णन आपको करना है इसी पाठ में। तो हम लाए हैं बहुकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी पादप की पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, यानी कोई पत्ती है, तना है, उसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे, यानी भ्रूणपोष जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, इसकी जानकारी आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना होगा, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह होता है आपका पुष्पासन, और इसी पुष्प में क्या होता है, एक होता है अंडाशय, है ना, यह हो जाता है अंडाशय, यह अंडाशय हो जाता है। और इसमें जो है आपका सबसे बाहर की ओर कुछ इसमें पंखुड़ियां लगी होती हैं, ये ऐसी। फिर आप देखेंगे इसके बाहर की ओर पंखुड़ियां लगी होती हैं ग्रीन आकार की, ठीक है, ये ग्रीन आकार की हो गई, ये ग्रीन आकार की हो गई। और इसके अंदर की ओर जो लगे होते हैं ये लगे होते हैं पुंकेसर। तो यहां पर आप देखेंगे पुष्प की संरचना है, क्योंकि सारे विकल्प आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ये समझें कि जो पुष्प होता है यानी फ्लावर जो होता है, उस फ्लावर में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम नर की बात करें तो होता है पुंकेसर, या इसे हम पुमंग भी कहते हैं, इंड्रिशियम। और दूसरा होता है मादा भाग, तो हम ये कहेंगे स्त्री केसर होता है, या इसे हम जायांग कहते हैं, और गाइनीशियम या तो इंग्लिश में कहते हैं। तो आप प्यारे बच्चों आप देखेंगे एक तो नर भाग हो जाएगा पुंकेसर, और मादा भाग हो जाएगा पुष्प में कौन सा हो जाएगा, स्त्री केसर। तो यहां से देखिए ये आपका पूरा भाग जो है ये कहलाएगा स्त्री केसर। और इसी स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है, ये वाला भाग, ये आपका कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है, ये आपका वर्तिका कहलाता है, और ये आपका कहलाता है अंडाशय। और इसी में होता है आपका बीजांड, क्या होता है, बीजांड। और ये जो आपके होते हैं भाग ये कहलाते हैं पुंकेसर, और सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका कौन सा, परागकोश। तो इस प्रकार आप देखेंगे पुष्प की संरचना आप थोड़ा समझ पाए कि क्या होता है। तो यहां से प्यारे बच्चों ये समझना है कि इसके बीजांड में जो अंड कोशिका बनती है, उस अंड कोशिका में क्या होता है, हम कहेंगे अंडाशय की अंड कोशिका में नर युग्मक दो बार निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। इस प्रकार यह क्रिया मतलब दूसरी बार जब होता है तो उसी को हम कहते हैं द्विनिषेचन, या फिर कहते हैं दोहरा निषेचन। और साथ में दोहरा निषेचन के साथ साथ निषेचन कहते हैं तथा त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है। मतलब एक बार ये ऐसे अंड कोशिका और ये नर मादा आपस में संयुक्त हो गए, ये युग्मनज बन गया, जायगोट बन गया। और एक बार पुनः ये नर युग्मक जो होता है तो पुनः संलयित होता है। तो इस प्रकार जब पुनः संलयित होता है तो बताओ कैसी बनी है, त्रिगुणित कोशिका बनी है, त्रिगुणित ऊतक बना है। और ये है क्या, यही तो आपका क्या है, यही है भ्रूणपोष, यही आपका भ्रूणपोष है। और भ्रूणपोष है, अगर देखा जाए पत्ती की बात कर लें तो पत्ती में अगर गुणसूत्र 24 हैं, 24 जो होंगे हमेशा द्विगुणित होते हैं,
द्विगुणित होते हैं, और यहाँ हमने कह दिया है त्रिगुणित है। तो अगर द्विगुणित है 24 तो एक गुणित क्या होंगे, एक गुणित क्या होंगे, एक गुणित होंगे 12, द्विगुणित होंगे 24, और ये त्रिगुणित हो गई तो बताओ 12 तिहाई 36। यानी इस प्रकार कुछ समझ पाए, आपको कुछ समझ में आया? कैसे समझे? मतलब हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो हम कहते हैं 23 जोड़ी। मटर में कितने होते हैं, 7 जोड़ी। मतलब हम 14 हैं लेकिन मटर में, लेकिन हम कहेंगे 7 जोड़ी, यानी जोड़े में गुणसूत्र होते हैं। और जोड़ी में जब गुणसूत्र होते हैं तो भी तो पत्ती में कैसे होंगे, 24 होंगे। तो यानी इनकी जब हम गुणित कहेंगे तो हम कहेंगे ये द्विगुणित है तो एक गुणित हो जाएंगे 12, और अगर त्रिगुणित हम कह रहे हैं तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, 36। यानी हर इसी प्रकार अभी तो ये इसने पूछा है कोई एक पादप, अगर ये कह देता कि पत्ती में 14 गुणसूत्र हैं तो बताइए उसकी भ्रूण पोष कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। तो आप जान गए कि द्विगुणित कोशिका इसकी 7 होगी, 7 जोड़े होंगे, यानी टोटल 7 है तो जोड़े कितने होंगे, 7 होंगे। और अगर 7 होंगे तो 7 की 3 से गुना कर दे, 3 गुणित, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। समझ रहे? या कोई कोशिका है जिसमें मान लिया उसने कह दिया है 25 है, समझ रहे? मतलब एक गुणित 25 है, और एक गुणित 25 है, या आप कह सकते हैं कि जोड़े इतने हैं, 25 जोड़े गुणसूत्र हैं। और अगर 25 जोड़े हैं तो जोड़ा का मतलब ही हो गया 2 हैं, 2 गुणित, तो 25 का 3 गुणित करिए तो 25 3 75 हो जाएगा। तो मतलब आपको समझना है टॉपिक, ये 24 के पीछे नहीं लकीर के फकीर मत बनिए, क्योंकि आप शेर हैं और शेर की तरह दहाड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। और जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा तो ये एक प्रश्न नहीं, चाहे जितने बनाए जाएं, हर प्रश्न करने में आप सक्षम हो जाएंगे। और हम वहीं तक आपको लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको करने के लिए मेहनत करनी होगी, हमारे साथ चलना होगा। तो आइए चलते, क्या कहा हमने, तो आप सीधे साधे उत्तर समझ गए कि 12 नहीं हो सकता है, 24 भी नहीं हो सकता है, और क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें त्रिगुणित होते हैं। और इस प्रकार 48 यानी 48 भी नहीं होगा। यदि कुल संख्या 24 है तो हम कहेंगे द्विगुणित इसके होंगे 12, और इस प्रकार त्रिगुणित हो जाएंगे 36, और एक गुणित हो जाएंगे 24। ठीक है? तो इस प्रकार आप देखेंगे कोई भी अगर हो आप बड़ी भांति आप कर पाएंगे। यानी हम कहेंगे भ्रूण पोष में हमेशा त्रिगुणित होते हैं, त्रिगुणित होती है, इसीलिए उसमें 36 होंगे। जितने जोड़े होते हैं उसका आप एक गुणित करिए, उसका 3 गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट फल का मतलब होता है मिथ्या फल, झूठा फल। तो यानी झूठा फल कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं हम झूठे फल की ओर चलते हैं। क्या होता है झूठा फल, कौन होता है? तो देखेंगे झूठा फल, झूठा नहीं है, झूठा, झूठा मतलब असत्य, या फिर हम इसे कह सकते हैं असत्य, या फिर इसी का कहते हैं मिथ्या। और झूठा, असत्य, मिथ्या, यही फल जो होता है इसी को हम कूट फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे झूठा, असत्य, मिथ्या, कूट, ये सारे फल जो होते हैं, जैसे कौन होता है, सेब होता है, नाशपाती होती है, नाशपाती होती है, ये सारे फल क्या होते हैं, नाशपाती है। इसी प्रकार आप कहें और भी इसी टाइप के बहुत सारे फल होते हैं। तो आप देखेंगे ये सब हो जाएंगे फल आपके। इसी प्रकार आम देखा जाए ये सरस फल होता है, लीची देखा जाए एक एरिल फल है। इस प्रकार आप देखेंगे फलों की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा कूट यानी असत्य फल है, तो हम कहेंगे सेब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूर नहीं होगा, ये सरस फल है, लीची एक एरिल है। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन, 2 नंबर के प्रश्न में ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेब यानी एप्पल। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यानी एम्ब्रियोलॉजी, जो एम्ब्रियोलॉजी होती है यानी भ्रूण का निर्माण जो होता है, उस भ्रूण के निर्माण में जो कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनकी अहम भूमिका रही है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान पूछ रहा है, भारतीय भ्रूण विज्ञान की जनक पूछ रहा है कौन है, तो इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, आपके जनक कौन है, द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो हम देखेंगे कौन है, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया था, पौधों में जो संवेदनाओं का ज्ञान किया था और उसके लिए एक पैमाना बनाया था, एक मीटर बनाया था जिसे किस्कोग्राफ कहते हैं। और बीरबल साहनी, इन्होंने भी बॉटनी में बहुत अच्छा कार्य किया, जिसे हम कहते हैं पोलियो बॉटनी दी इन्होंने। हरगोविंद खुराना साहब ने, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया। कूट जो डीएनए का होता है, कूट त्रिक कूट होते हैं, उन त्रिक कूटों को देने का काम हरगोविंद खुराना को ही जाता है। और इस प्रकार है पी महेश्वरी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पी महेश्वरी। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, आपका पी महेश्वरी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने नंबर 4, चमगादड़ द्वारा परागण होता है, तो इसमें किसमें होता है, कायगोलिया में होता है, मेकुना जाइगेंटिया में होता है, या बहुनिया में होता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि परागण ही क्या होता है। अगर आपको परागण ही नहीं आता है, अगर आपको परागण ही नहीं आता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने अभी तो आपको बताया, ये देखो आपका नर है भाग, नर है, और नर के भाग की अगर संरचना बनाई जाए तो कुछ इस तरह बनती है। ये आपका होता है पराग कोश, और इस पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। और यही पराग कण क्या करेंगे, यही पराग कण इसमें से निकलकर, पराग कण इसमें से निकलकर, ये पराग कण इसमें से निकलकर कहाँ जाएंगे, पौधे के वर्तिकाग्र वाले भाग तक जाएंगे। यानी पौधे, ये पराग कण कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं, मादा के वर्तिकाग्र तक। और पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। मतलब हमें एक अगर पुष्प कोई है और उस पुष्प में जो पराग कण है, उस नर भाग के पराग कोश में जो उपस्थित पराग कण है, वो पराग कण किसी भी माध्यम से स्वतः चाहे या किसी और माध्यम से उसी पुष्प के स्त्री केसर यानी मादा वाले भाग तक पहुंचते हैं, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक पहुंच जाए, या उसी जाति का कोई पुष्प है, उसी जाति का, यानी गुलाब है तो गुलाब होना चाहिए, कमल है तो कमल होना चाहिए, गेंदा है तो गेंदा होना चाहिए, यानी उसी पुष्प का, उसी जाति का पुष्प हो और उसी के जाति के किसी दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर अगर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागकण, तो उसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। यानी परागण हो गया। और परागण होते हैं दो प्रकार का, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है स्वतः, मतलब एक कोई पुष्प है और उस पुष्प में स्वतः ही इसमें गिर जाए, यानी ये इसमें गिर जाए स्वतः ही, तब तो हो जाएगा स्वपरागण। और परपरागण क्या होगा, जब वायु के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से या फिर कीट के माध्यम से या फिर पक्षी के माध्यम से या फिर जानवर के माध्यम से, मतलब जंतु किसी के माध्यम से जब हो जाए तो उसे हम कहते हैं परपरागण। यानी इससे आपने समझा क्या है, पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। अगर ये स्वतः हो जाए तो स्वपरागण, और अगर किसी उसी जाति के दूसरे पुष्प में किसी अन्य जंतु, वायु, हवा के द्वारा, जल के द्वारा हो तो उसे कहते हैं परपरागण। तो यहां से आपने समझा क्या, चमगादड़ द्वारा यानी पक्षी द्वारा परागण हो रहा है। तो पहली बात आप समझेंगे, ये परागण क्या होगा, ये परागण होगा परपरागण। क्या होगा, परपरागण, क्योंकि दूसरे के द्वारा हो रहा है। पहली बात आपको यह समझना होगा ये परागण किस प्रकार का है, तो हम कहेंगे परपरागण है, क्योंकि दूसरे के माध्यम हो रहा। कायगोलिया में नहीं होगा, मेकुना जायगोंटिया में होता है, तो आप कहेंगे बीज ऑप्शन करेक्ट तो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे मेकुना जायगोंटिया में चमगादड़ द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे या समझ लेंगे। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुभ्रूणता खोजी गई। तो बहुभ्रूणता खोजी गई, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बहुभ्रूणता होती ही क्या है, बहुभ्रूणता होती ही क्या है, ये तो पता होना चाहिए आपको। बताइए, ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं। तो बहुभ्रूणता का मतलब होता है कभी कभी एक ही अंडाशय में कई सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, अब देखो कहीं नहीं रहा, बहु माने बहुत, भ्रूणता माने भ्रूण, यानी बहुत सारे भ्रूण बन जाए। बहुत सारे जब भ्रूण बन जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है, तो जब बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। और इसका सबसे पहले अगर किसी ने पता लगाया था तो मिस्टर लीवेनहॉक यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो सबसे पहले बहुभ्रूणता का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो हम कहेंगे बहुभ्रूणता का पता लगाया था कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसका, बहुभ्रूणता का पता किसने लगाया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक महोदय ने। महेश्वरी नहीं होंगे, ये क्या है, ये अभी हमने बताया था भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी, खुराना साहब डीएनए के त्रिकूट का जानकारी दी थी। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित या अगुणित। तो प्यारे बच्चों अभी तो हमने बताया था, अभी तो हमने इससे पहले इस ऑप्शन में बताया था कि भ्रूणपोष हमेशा कैसा होता है, त्रिगुणित, यानी गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, दुगुणित होते हैं, जोड़े में होते हैं। लेकिन किसी भी आवृतबीजी पौधे में जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो हमेशा त्रिगुणित होता है। इस प्रकार अगर हम बात कर लें कि अगर मटर में
मटर की पत्ती में 14 गुणसूत्र हैं, तो बताइए इसके भ्रूणपोष में कितने होंगे। तो ये तो 14 का मतलब है ये द्विगुणित होंगी जाकर 7, सॉरी द्विगुणित होगी 14 और एक गुणित होगी 7, और 7 की आप मल्टीप्लाई 3 से करिए तो त्रिगुणित है ना, तो 21 हो जाएंगे। यानी इससे आपने क्या सीखा, आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष हमेशा कैसा होगा, तो हम कहेंगे त्रिगुणित होता है। और त्रिगुणित कोशिका कब बनती है, जब दोहरा निषेचन होता है, या यानी एक बार नर अंडाणु इस अंडाणु मादा अंडाणु से संक्रमित हो जाएगा, संलयित हो जाएगा, और एक नर युग्मक और आएगा जो इससे संलयित होगा, तो इस प्रकार 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और 3 कोशिकाओं का निर्माण जब हो जाएगा तो ये बताओ त्रिगुणित यही बनाएगा भ्रूणपोष, यही बनाएगा भ्रूणपोष। और इसमें एक बार निषेचन नहीं, 2 बार हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे दोहरा निषेचन। इसी को हम कहेंगे दोहरा निषेचन। आपसे पूछेगा दोहरे निषेचन के बाद कौन सी कितनी गुणित कोशिका का निर्माण, तो लिखा दोहरा निषेचन कहते हैं, और त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, त्रिगुणित कोशिका हो जाएगी, अगुणित नहीं होगी, द्विगुणित नहीं होगी, एक गुणित नहीं होगा। इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चों, ये आपके विकल्प सही हो जाते हैं। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपकी जो थ्योरी पोर्शन है, साथ में बहुकल्पी, शॉर्ट आंसर, ये सारे साथ में मेंटेन होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो चाहे जैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछे हर तरीके से करने में आप सक्षम हो जाएंगे। और उसी यूनिट 1 में पुष्पी पादपों में आप चल रहा है पुष्पी पादप, उसमें देखिए अगला प्रश्न, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है। यानी द्विनिषेचन क्या होता है, यानी बाई फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हमने आपको अभी जिक्र किया था इसका कि एक मादा युग्मक एक नर युग्मक जब आपस में संयुग्मित हो जाते हैं तब क्या बनता है, यही आपका जायगोट कहलाता है। यही आपका जायगोट यानी युग्म नज होता है। ये क्या है, नर अंडाणु है। ये क्या है, मादा अंडाणु है, मादा अंडाणु या अंडकोशिका है। अब ये जायगोट बन गया है, लेकिन एक दूसरा जो नर होगा वो यहाँ पर फिर से संयुग्मित हो जाएगा, और जब फिर से संयुग्मित हो जाएगा तो एक बार निषेचन हुआ, पहला निषेचन, और दूसरी बार हो रहा है, तो बताओ ये द्विनिषेचन हुआ कि नहीं, द्विनिषेचन बताओ हुआ कि नहीं। और ये द्विनिषेचन हुआ है, इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, यानी द्विनिषेचन। तो यानी इसमें कह रहा है द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है, द्विनिषेचन का मतलब यहां से समझ गए, द्विनिषेचन का तात्पर्य कह रहा है 2 नर युग्मकों का एक अंड कोशिका से संलयन। तो आप खुद समझेंगे कि 2 नर थे और एक अंड कोशिका थी मादा, लेकिन क्या एक साथ हो रहा, नहीं। तो यही तो समझना है, यानी ये आपका विकल्प नहीं सही होगा। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, मतलब एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक, दूसरे केंद्रक से संयोजन, मतलब दूसरी बार संयोजन जब होगा तो तब दूसरी बार संयोजन होता है, तब जाकर ये होता है क्या, द्विनिषेचन। दूसरी बार जब होता है तो उसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यानी बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, उपयुक्त ए बी दोनों, तो ए बी दोनों नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, एक ऑप्शन आपका सही है। कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि अगर जौ के 100 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करने पड़ेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अगर 100 दाने बनाने हैं तो, और 100 दाने बनाने हैं मतलब द्विगुणित कोशिका बनानी है, और द्विगुणित कोशिका बनानी है, तो अगर ऐसा कभी कह दिया जाए तो आप हमेशा ध्यान रखा करो, सवाया मतलब 100 गुना होते हैं, 100 गुना। अगर ये 100 गुना कहा जाए तो हम कह दें कि अगर सपोज दे 200 कह दें तो 200 का सवाया हो जाएगा 50, तो मतलब 200 और प्लस 50 अगर ऐड कर दिया तो हो जाएंगे 250, इस प्रकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें सवाया अगर चला जाए तो हम देखेंगे जौ के 100 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 100 नहीं होंगे फिलहाल, ना तो कम होंगे, कम भी नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। तो हाँ, एक ऑप्शन ये ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि दाने प्राप्त करने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कर रहे हो, तो इस प्रकार ज़्यादा ही होंगे। और सवाया मतलब 100 का सवाया होगा 125, तो हम कहेंगे सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 8। हम नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर देखेंगे, द्विनिषेचन होता है, यहाँ तात्पर्य पूछा था, यहाँ होता है, किस में होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे कहेंगे, तो द्विनिषेचन होता किस में, आप देखेंगे तो भैया होता है, आप देखेंगे पौधे होते कितने प्रकार के, अगर पूरे पौधों का बंटवारा कर दिया जाए, पूरे प्लांट का वर्गीकरण कर दिया जाए पादप का, तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों पादप में क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा थैलोफाइटा,
अच्छा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और पांचवा हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 फैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 एंजियोस्पर्म। तो यानी ये आपके कौन है, ये पौधों का वर्गीकरण है। लेकिन जो हम क्या कह रहे हैं, पुष्पी पादपों में, लेकिन पुष्प अगर संपूर्ण पुष्प किसी में होगा तो एंजियोस्पर्म में होगा, यानी आवृत बीजी पौधों में। किसमें होगा, आवृत बीजी पौधों में होगा, आवृत बीजी पौधों में होगा। और आवृत बीजी का मतलब क्या होता है, आवृत बीजी का मतलब होता है बीज पर आवरण, बीज पर आवरण, बीजों पर आवरण हो तो उसे कहते हैं बीजा आवरण, यानी बीज पर भी आवरण हो उसे हम आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो द्विनिषेचन किसमें होगा, सवाल तो ऐसा है, ना तो इसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती, कुछ नहीं, तो बीज कहां से होगा। कवक का आप खुद जानते हैं, कवक जो होते हैं वो कहां उसमें होता है, कवक आप देखें कुकुरमुत्ता जो होता है, गैरिकश होता है, म्यूकर होता है, ईस्ट होता है, इसमें बताइए कहां है, उसमें जड़ तना पत्ती नहीं, फूल पुष्प कहां से होंगे। फिर कह रहा आवृत बीजी, यहां से आपको देखो सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देखेंगे अनावृत बीजी ये भी नहीं होगा, अनावृत बीजी ये होते हैं अनावृत बीजी, तो आपका ये सी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि दो निषेचन इसी में होता है। अगले विकल्प की ओर चलते हैं, तो हमें क्या कह रहा है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी पूर्णकोश परिपक्व होता है। तो कह रहा है एक प्रारूपी आवृत बीजी, यहां भैया आवृत बीजी ही होना है, भ्रूणपोष परिपक्व होता है। जब ये भ्रूणपोष परिपक्व हो जाता है तो उसमें कितने न्यूक्लीकृत होते हैं, कितने जो होती हैं आपकी कोशिकाएं होती हैं, यानी सेल्यूल होते हैं। तो आप देखेंगे क्या 7 केंद्रक और 8 कोशिकाएं होती हैं, तो हम कहेंगे नहीं होती हैं। फिर कहेंगे क्या 7 कोशिकाएं और 7 केंद्रक होते हैं, तो हम कहेंगे फिर नहीं होता है। 8 कोशिकाएं 8 केंद्रक, ये भी नहीं होता है। तो केंद्रक भैया 8 होते हैं और कोशिकाएं 7 होती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं, किसमें, भ्रूणपोष में। तो प्यारे बच्चों यहां तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम श्रृंखलाएं लाती रहेंगे। ये रामबाण की सीरीज वाकई बोर्ड परीक्षा में क्या करेगी, राम के बाण के समान उस बोर्ड परीक्षा में खोपड़ी में छेद करेगी। तब तक आप हमारी सीरीज का इंतजार करिए और कमेंट के माध्यम से हम बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा या जो भी आपको लगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।